ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एचआर प्लानिंग जो है उसको किस प्रोसेस से किया जाता है। तो हमने बात की है कि हम इंटरनल स्कैनिंग करते हैं, एक्सटर्नल स्कैनिंग करते हैं, फिर उससे फोरकास्ट करने के लिए हम जो है हम अवेलेबिलिटी देखते हैं, और हम नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखने के बाद फिर हम स्ट्रेटेजी या प्लानिंग जो है वो हम करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ मूविंग फर्दर, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है कि आप किस तरह जो है जो प्लानिंग है उसे कैसे लेकर आपने आगे बढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है जी डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल मिशन, कि आप सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन या उसका विजन जो है उसको आप डिफाइन करते हैं वो क्या है। उसके बाद आप उससे कॉर्पोरेट गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो है डिजाइन करते हैं। जब आपके कॉर्पोरेट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है वो डिजाइन हो जाते हैं, तो देन यू आर मूविंग टू दी असेसमेंट साइड, जो कि हम थोड़ी देर पहले अभी पढ़ रहे थे कि हम असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स। असेस करंट ह्यूमन रिसोर्स से मुराद है कि अभी जो आपके पास करंट अवेलेबल लोग हैं उसको आपने असेस करना है कि आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है आपको। आप उसको HRMS के थ्रू भी कर सकते हैं, जॉब एनालिसिस करके भी कर सकते हैं, कि यानी आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू देख सकते हैं कि कितने लोग आपको चाहिए और आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है। तो अगर जो है आपके पास डिमांड फॉर, इससे हम क्या देखेंगे, डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई फॉर लेबर, ये दोनों जब आपस में कंपेयर होंगे तो डिमांड और सप्लाई आपस में कंपेयर होंगे। जब डिमांड और सप्लाई आपस में कंपेयर होंगे तो फिर हमारे पास दो चीजें आएंगी, या तो डिमांड जो है वो एक्सीड करेगी सप्लाई से, या सप्लाई जो है एक्सीड करेगी डिमांड से। अगर डिमांड एक्सीड कर रही है सप्लाई से तो इसका मतलब यह है रिक्रूटमेंट की तरफ हम जाएंगे, यानी हमारे पास लोग कम है और जो रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो ज्यादा है। यानी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, यानी लोग कम है लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा लोगों की है, तो फिर हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास सप्लाई एक्सीड है, मतलब ज्यादा लोग हैं, जैसा कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो एक पोजीशन खाली होती है उसमें 4 बंदे बैठे हुए होते हैं, तो ये क्या है, सप्लाई जो है अगर ज्यादा हो तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, डी रिक्रूटमेंट करते हैं। डी रिक्रूटमेंट से मुराद है ले ऑफ्स करते हैं, लोगों को निकालते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है कि आप पहले ऑर्गेनाइजेशन का मिशन जो है उसको डिफाइन करें, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं और कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाएं। फिर आप अपनी ह्यूमन रिसोर्स को असेस करें, जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है जो करंट आपके पास है। फिर आप उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों को कंपेयर करें, और कंपेयर करने के बाद ये देखें क्या डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। अगर डिमांड सप्लाई ज्यादा हो तो फिर आप रिक्रूटमेंट की तरफ चले जाएं, और अगर सप्लाई ज्यादा हो डिमांड कम हो तो फिर आप डी रिक्रूटमेंट की तरफ चले जाएं, यानी लोगों को आप जो है वहां से फारिग करेंगे, ले ऑफ करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, जो भी आपके पास तरीकेकार हो। गोल्डन हैंडशेक देकर भी आप उन्हें फारिग कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स। तो आपके पास ये इस तरह एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस है। जी, कोई क्वेश्चन? सर डी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब ये कि जब आप हायर ही क्यों कर रहे हैं फिर, अगर आपको डी रिक्रूट करना है? नहीं, वो तो देखें ना आप मुझे ये बताएं कि जब आप वो बना रहे हो, अगर आप रेलवे में जाएं, PIA में जाएं, स्टील मिल में जाएं, तो आपको नजर नहीं आ रहा कि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है वहां पे, कि वहाँ लोग ज्यादा हैं। ये तो शुरू में जो गलती हो गई थी, या उसके अलावा आपकी ग्रोथ रुक गई है, कोई प्रॉब्लम हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसकी वजह से अब आपका काम कम हो गया है। तो जब काम कम हो गया तो डेफिनेटली आपके पास काम जो है वो कम होगा और लोग ज्यादा होंगे, मतलब सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, तो फिर आप डेफिनेटली डी रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। और क्या हाल है आपके पास? ओके। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? ये सर जैसे अभी कोविड जो 19 आता तो इन लोगों ने ये किया है कि कम काम जो है ना कम हो गया है, तो लोग जो है ना डिक्टेटर में जा रहे हैं, बंदे काफी निकाले जा रहे हैं हाँ बिल्कुल, कोविड। ऐसा ये काफी चीज जो है है वो होता है। ये तो खैर एक बहुत वैसे ही प्रॉब्लम आ गया, लेकिन ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर खामखा में लोगों ने भरे हुए हैं। लोग खासतौर पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसमें ऐसे पॉलिटिकल बेसिस पे लोगों को भर लेते हैं, वहां डी रिक्रूटमेंट की ज्यादा जरूरत है। सर PIA में ऐसा ही है।
अच्छा, सर एक पोजीशन पे 4-4 बंदे बैठे हुए हैं, एक बंदा काम कर रहा होता है, 3 बंदे जो है वो सिर्फ एंजॉयमेंट। क्योंकि 3 बंदे उसको देख रहे होते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही है। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो है ये प्लानिंग का हिस्सा है कि जब आपके पास ज़्यादा लोग हों तो डेफिनेटली आपको उन्हें किसी न किसी तरीके से वहाँ से फारिग करना होगा या उनके लिए नया काम ढूँढना पड़ेगा, ताकि वो उस काम को करें। अदरवाइज़ वो कंपनी के लिए लॉस होगा आपको। प्लानिंग इसलिए करते हैं ताकि लॉसेस से बचा जा सके और अपने जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको मैक्सिमाइज़ जो है उसका मैक्सिमम यूज़ उसको किया जा सके, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। ना कि इसलिए करते हैं कि उल्टा नुकसान हो हमारी कंपनी को। ठीक है जी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये स्लाइड है, ये भी जो लास्ट स्लाइड हमने पढ़ी उसी तरह की है। फैक्टर दैट डिटरमाइन एचआर प्लान्स। वो कौन सी फैक्टर हैं जिससे एचआर प्लान जो है डिटरमाइन होता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी होती है और फिर कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसकी बेस पर नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जिसमें क्वांटिटी और क्वालिटी यानी स्किल्स और क्वांटिटी, यही चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को देखते हैं और वहाँ के कल्चर को देखते हैं और उसकी बेसिस पर आप ह्यूमन रिसोर्स की जो नीड होती है उसको असेस करते हैं। और असेसमेंट में क्या देखते हैं कि क्वांटिटी कितनी है लोगों की अवेलेबल और उनकी क्वालिटी क्या है यानी स्किल्स लेवल क्या है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो आप देख रहे होते हैं वो होता है कि आपका फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या कंपेटिटिव एनवायरनमेंट क्या है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। उसकी बेस पर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी देखते हैं। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बगैर आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट की प्लानिंग नहीं कर सकते। जी कुछ सवाल है? ओके, तो हम जो है वो क्या देख रहे हैं, दो चीजें देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्वांटिटी कितनी है और क्वालिटी लोग कितने हैं यानी स्किल्स कितने अवेलेबल है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, क्योंकि फाइनेंस के बगैर जो है वो मेरे 3 बजे रुक। रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करना जरा मुश्किल होगा। जब ये हो जाए तो फिर ये पॉलिसी जो है बनती है, प्लानिंग बनती है किन चीजों से रिलेटेड, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन से रिलेटेड, एचआर डेवलपमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस, स्टाफिंग, इन सारी चीजों से रिलेटेड जो है वो फिर आप प्लानिंग करते हैं। उसमें सिर्फ ये प्लान नहीं आता कि सिर्फ आप लोगों को हायर करें, बाकी चीजें भी प्लानिंग का पार्ट हो सकती हैं या पॉलिसीज का पार्ट हो सकती है, लेकिन it depends on the availability of the quantity and the quality of the people and the availability of the financial resources कि आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और अवेलेबल कितना है आपके पास। ठीक है, तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि आपको एचआर प्लानिंग में देखने होंगे। अच्छा, ये एक हमारे सर पास जी एक्सक्यूज प्लीज सर बोलिए। सर प्रीवियस सर लास्ट स्लाइड में सर लास्ट स्लाइड दिखाइए सर। सर इसमें सर रिक्रूटमेंट जो है वो एचआर प्लानिंग का ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा बात है बंदा वो प्लानिंग एचआर जो ये भी सोचती है कि हमारे पास बंदे काफ़ी हैं तो हमें उनको भी निकालना है, तो उसमें भी वो प्लानिंग करती है रिक्रूटमेंट में। तो वो प्लानिंग का ऐसा नहीं होगा सर नहीं, रिक्रूटमेंट। आप इस स्लाइड की बात कर रहे हैं डी रिक्रूटमेंट वाली? नो सर वही। तो ये वाली, हाँ, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यस सर। सर इसमें जो एचआर प्लानिंग लिखा, एचआर प्लानिंग एंड पॉलिसीज लिखी हुई है, हाँ, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, एचआर डेवलपमेंट, कंपनसेशन। सर तो इसमें रिक्रूटमेंट जो है वो इसका एचआर प्लानिंग में नहीं आएगा, रिक्रूटमेंट एचआर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस और डी फॉर्म में। रिक्रूट, हाँ डेफिनेटली वो उसके यहाँ पर, लेकिन सिर्फ जो है ये देख रहे हैं कि आप अगर यहाँ तो उस चीज को फोकस नहीं किया इन्होंने कि आप निकालने भी है लोगों को। यहाँ पर ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जा रहे हैं कि लोगों को हम रखेंगे ही और उसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल जो है कितना अवेलेबल है। और डी रिक्रूटमेंट का वर्ड बहुत कम इस्तेमाल होता है, आमतौर पर रिक्रूटमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें चल रही होती हैं। और स्टाफिंग एडजस्टमेंट को आप उसमें देख सकते हैं, ये स्टाफिंग एडजस्टमेंट इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ डी रिक्रूटमेंट एज वेल, कि आपके पास जो लोग हैं उसको एडजस्टमेंट किसी और जगह पे भेजें, आगे पीछे ट्रांसफर करें या और कोई उनको काम पकड़ाएं, तो ये एडजस्टमेंट जो है, स्टाफिंग एडजस्टमेंट जो है इसका पार्ट होता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं जी हमारे पास। अच्छा जी, ये एक डिपार्टमेंट वाइज जो है वो हमारे पास हमने कुछ रिक्वायरमेंट ऐसे खुद मैनुअली निकाली है कि ये मार्केटिंग में हमारे पास इतने लोग हैं, एचआर में कितने हैं, प्रोडक्शन में इतने हैं। ये पार्क सुजुकी का जो है ये जो है यहाँ पर एचआर प्लानिंग का तरीकेकार बताया गया। आगे एक और फॉर्म भी है, उसको भी हम देखेंगे। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग काम कर रहे हैं। अब ये जो है यहाँ पर ये देखा गया है कि
जो कितने लोग जो है एक्सपेक्टेडली इस साल छोड़कर जाएंगे, जिसमें इन्होंने बताया है जी 3 लोग जो है वो छोड़कर जाएंगे और इसकी टोटल परसेंटेज जो है वो टर्नओवर की तकरीबन जो है वो 3% बन रही है, फिर 6% है, 11% है, इस तरह। अब जब ये आप रिक्रूट करेंगे तो क्वार्टर 1 में कितने लोग चाहिए होंगे, क्वार्टर 2 में कितने चाहिए होंगे, क्वार्टर 3 में और क्वार्टर 4 में। तो क्वार्टर वाइज आमतौर पर रिक्रूटमेंट होती है कि आप ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वार्टर 1 में हमें 2 लोग चाहिए, क्वार्टर 2 में हमें 1 चाहिए, क्वार्टर 3 में कोई बंदा नहीं चाहिए और क्वार्टर 4 में 1 बंदा चाहिए। तो ये एक देखिए पहले 3 लेफ्ट लिखे हुए थे, अब 1 बंदा इसमें एक्स्ट्रा है, 4 लोग। इसकी रीज़न ये हो सकती है कि आपका काम बढ़ गया हो, ये रीज़न हो सकती है कि कोई रिटायर्ड होने वाला हो आगे, ये तो छोड़ने वाला है। अच्छा, जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारे पास कितने लोग आम तौर पर हर साल छोड़कर जाते हैं, पिछला ट्रेंड देखते हैं। उसके साथ हम ये देखते हैं कितने लोग रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको हम देखते हैं। उसके अलावा जो है दूसरी जो चीज़ें होती हैं कि कितने लोग छुट्टियों पर गए हुए थे वो वापस आ जाएँगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही प्लान जो है वो हो रहा होता है। तो ये क्वार्टर वाइज़ जो है आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये सारे हर डिपार्टमेंट वाइज़ आपके पास नंबर इम्प्लाई होने चाहिए। एक्सपेक्टेड आप बताएँ कितने लोग छोड़कर जा सकते हैं आपको और फिर उसकी परसेंटेज निकालें, फिर क्वार्टर वाइज़ आपको कितने-कितने लोग चाहिए होंगे। ये ओवरऑल जो है आप इसको देखें। देन ये एक शीट है जो कि मैन पावर रिसोर्स शीट है, जिसके अंदर इसी तरह डिपार्टमेंट वाइज जैसा कि मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, एडमिन का है, रॉ मटेरियल है, ये आरएम प्लानिंग है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन यूनिट 1, यूनिट 2, क्वालिटी एश्योरेंस है, पैकेजिंग है और कंज्यूमेबल गुड्स है और अकाउंट्स प्लस फाइनेंस है। अब इसके अंदर इन्होंने जो प्लानिंग किया जैसे मार्केटिंग में है तो मार्केटिंग के अंदर 4 इन्होंने बनाए हैं कि मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, उसके अलावा वर्कमैन एंड क्लरिकल स्टाफ। ये इन 4 में हर एक जो वो है उसके अंदर आपने बताना है कि कितने लोग जो है किस क्वार्टर में आपको चाहिए होंगे और हर एक जो मैनेजर है उसका आपने लिखना है। ये सारी पूरी प्लानिंग है और फिर नीचे जो है टोटल आपको मिलेगा हर डिपार्टमेंट का कि किसके कितने लोग जो है वो चाहिए। इस तरह टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो है आपको मिल जाएंगे। जो एचआर एग्जीक्यूटिव है, एचआर मैनेजर्स है, इनके साइन होंगे इसके ऊपर और टोटल मैन पावर रिसोर्सेज कितना रिक्वायर्ड है वो इस शीट के थ्रू, इस तरह की शीट, ये एक्चुअल शीट है जो कि पार्क सुजुकी में इस्तेमाल होती है मैन पावर प्लानिंग के लिए। इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये कैसे पता चलता है कि क्वार्टर 1 में इतने लोग चाहिए, क्वार्टर 2 में इतने लोग चाहिए? सर अगर कह रहे हैं कि क्वार्टर 1 में 2 लोग चाहिए और क्वार्टर 2 में एक चाहिए। मैनेजर्स ही बताते हैं शायद। देखिए कुछ चीजें तो आप डेटा की बेस पे कर सकते हैं। जैसा डेटा जो आपके पास अवेलेबल होता है उसमें काफी चीजें आप कर सकते हैं। डेटा की बेस पे आप लास्ट जो ट्रेंड है उनको चेक कर सकते हैं कि कितने लोग आमतौर पर हर पिछले 3-4 सालों का 5 सालों का डेटा देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग छोड़कर जाते हैं और किस क्वार्टर में आमतौर पर छोड़ के जा रहे होते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, आप ये उसमें देख सकते हैं कि आपके पास कितने लोग रिटायर्ड होने वाले हैं, ये आपको पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग आपके छुट्टियों पर थे, साल 2 साल की छुट्टियों पर या कहीं और गए हुए थे, तो वो अवेलेबल होंगे इस उसमें। कितने लोग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाएंगे या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में चले जा सकते हैं, वो आपके पास जो है चीज़ें अवेलेबल होंगी। उसके बाद फिर और जो चीज़ होती है वो होती है कंपनी की ग्रोथ, कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल्स है, फर्स्ट करो प्रोडक्शन वाला मुझे कह रहा है कि जी मुझे इस साल 2 एक्स्ट्रा बंदे चाहिए होंगे। वो जो 2 एक्स्ट्रा बंदे हैं तो आप उसकी रीज़न माँगेंगे क्यों चाहिए होंगे? तो वो बताएगा कि जी हम जो है हमारा काम जो है बढ़ गया है और हमने जो सेल्स के टारगेट हमें मिले हैं, पिछली दफ़ा 10 बिलियन के थे तो अभी 12 बिलियन है। अकॉर्डिंगली टू द परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू उसके मुताबिक जो है हमें ये मैन पावर जो है वो हमें चाहिए। तो वो अपने रीजंस बताकर आपको वो मैन पावर की रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेजिशन फॉर्म होता है उसके ऊपर, वो आपका जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, लाइन मैनेजर्स होते हैं, वो अपने रिक्वेस्ट जो है उस पर जनरेट करके वो आपको सेंड करते हैं और उसी रिक्वेस्ट की बेस पर ही फर्दर आप उसको अपनी प्लानिंग का पार्ट बनाते हैं।
तो ये इनपुट जो है वो लाइन मैनेजर्स की तरफ से भी आता है। तो ये इतने सारे एरियाज को देखकर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन? किसी का सवाल नहीं है, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये इसकी मेरे ख्याल में लास्ट स्लाइड है। इफ यू बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। यानी ये बिल गेट्स कहता है जी, अगर आप जो है गरीब पैदा हुए थे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब अगर आप गरीब ही मर गए तो फिर आपकी गलती है, क्योंकि आपने कुछ नहीं किया दुनिया में आकर। ठीक है जी, ये तो कुछ कोट्स हैं, डिफरेंट लोग अपने अपने तरीके से जो है वो लिखते हैं। आप लोग भी कुछ सोचते होंगे और उन लोगों को कल को आपकी भी कोर्स जो है वो लोग पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा प्लानिंग था। प्लानिंग के ऊपर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज प्लानिंग का जो लेक्चर होता है वो एंड होता है, फिर मैं रिक्रूटमेंट की तरफ बढ़ूंगा। जी, कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लानिंग से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप जरूर पूछें। किसी का कोई सवाल नहीं है? आप खामोश हैं, इससे लग रहा है कि किसी का कोई सवाल जो है वो हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता तो फिर ये जो है एचआर प्लानिंग हमारा एंड होता है। अब हम रिक्रूटमेंट की तरफ जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, आपने प्लानिंग के हवाले से अगर 3-4 स्लाइड शो की और उसके बारे में समझाया, तो सर ये सब इंक्लूड होगा प्लानिंग में? मींस अगर प्लानिंग, एचआर प्लानिंग हमसे पूछी जाती है तो वो कुछ मेन पॉइंट्स नहीं होंगे, कुछ मेन हेडिंग्स नहीं होंगी? क्या मतलब, या क्या इसी सवाल? तरह कोई सवाल बताएं। सर, जैसे आपने अभी प्लानिंग का पूरा हमें एक्सप्लेन किया, तो उसमें आपने अलग अलग स्लाइड्स बताई, ऑब्जेक्टिव्स बताए, फिर आपने फैक्टर्स भी बताए, तो ये सर ये सब इंक्लूडेड है प्लानिंग के अंदर? डेफिनेटली, लेकिन हमें इसी तरह सवाल से जो होगा, डिफाइन करना होगा? नहीं, सवाल पूछा जाएगा ना। अगर मैं कहूँ कि एचआर प्लानिंग की डेफिनेशन बताएं तो फिर आप एचआर प्लानिंग की डेफिनेशन ही बताएंगी ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचआर प्लानिंग का पर्पस बताएं तो आप एचआर प्लानिंग का पर्पस ही बताएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि एचआर प्लानिंग का प्रोसेस बताएं तो आप एचआर प्लानिंग का प्रोसेस बताएंगी। मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई वो क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं एचआर प्लानिंग के ऊपर, तो वो फैक्टर आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना। तो जिस तरह का सवाल होगा उस तरह का जवाब आपको देना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं सवाल कुछ पूछूं और आप पूरा का पूरा ही लिख दें। ऐसा बहुत बच्चे ऐसे करते भी हैं कि सवाल जो है वो एक पर्पस पूछा है और वो एचआर प्लानिंग की डेफिनेशन से जो स्टार्ट करते हैं और फिर ये जाते हैं 5-5 पेजेस 10-10 पेजेस भर देते हैं। और सवाल जो का जवाब जो होता है वो एक पेज पर बड़ी मुश्किल से होता है। उसको ढूंढने में जो है वो टीचर, जितना देर आप लिखते हैं उतना देर वो टीचर ढूंढता ही रहता है कि कहीं जवाब मिल जाए उसका। तो ये कोशिश करें कि जो पूछा जाए पहले सवाल को अंडरस्टैंड करें और उसी के मुताबिक ही उसको लेकर आगे बढ़े। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है ठीक है जी। हम इफेक्टिव रिक्रूटिंग की हम बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिव रिक्रूटमेंट के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, सबसे पहले जो है आपकी नज़र में रिक्रूटमेंट क्या होती है? वैसे कोई बता सकता है रिक्रूटमेंट क्या होती है? जी लोगों को The नौकरी देना। जी, क्या प्रोसेस process of hiring people. प्रोसेस ऑफ हायरिंग पीपल, ठीक है जी। और जी, और कोई? अमन, आप बता रहे थे कुछ? Yes, sir, the process of searching and finding of the best resources. Okay, process of searching and finding out the best resources. Okay, great. It's a very close definition. जी शाला, क्या कहना चाह रही हैं आप? Right person for the right job. Right person for the right job. Okay, great. जी, हिरा, हिरा जावेद, you want to say something?
रिक्वायरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सुटेबल कैंडिडेट्स को सर आवाज आपकी स्लो है लड़के, जरा ऊंची आवाज में बात करें। रिक्वायरमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सुटेबल जॉब्स के लिए सुटेबल कैंडिडेट्स को सर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, अरसलान आप बताइए। सर सुटेबल पीपल फॉर सुटेबल जॉब। सूटेबल पीपल फॉर सूटेबल जॉब, ओके। आगे बढ़ते हैं देन हम, चलें जी, ताकि हम एग्जैक्ट डेफिनेशन तक पहुंच सकें। ये देखें, ये क्या कर रहा है जी? जी क्या कर रहा है ये भैया, क्या कर रहा है ये? कोई चीज दिखा के अट्रैक्ट कर रहा है। Attracting employees अट्रैक्टिंग through the एम्प्लॉयज salary, जी, डॉलर offering दिखाकर, package. पैकेज दिखाकर, डॉलर दिखाकर उनको अट्रैक्ट कर रहा है कि इधर आओगे तो ये देखो जो है डॉलर मिलेंगे, डॉलर। तो वो सारे लोग भागे चले आ रहे हैं कि हमें डॉलर मिल जाए। तो रिक्रूटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। ये सबसे पहला हिस्सा होता है, जब भी कोई कहीं जाता है तो ये सबसे पहला हिस्सा होता है। उसके बाद फिर आपकी डेवलपमेंट है, फिर आपका कल्चर है, आप ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी होती हैं। लेकिन इनिशियली लोग जिस चीज की वजह से छोड़कर जा रहे होते हैं, दैट इज द पैकेज, ओवरऑल पैकेज, सैलरी पैकेज। इसमें सैलरी है, अदर बेनिफिट्स है, आपकी इंश्योरेंस है, आपके जो है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन है, ये सारी चीजें जो है इसका पार्ट है। ओके, उसके बाद जब ये लोग आप इकट्ठे कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, आप अट्रैक्ट करते हैं। जब लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर आप ये देखें जी, लोग अट्रैक्ट हो गए, सारे यहाँ पे जमा है आपके साथ, सब लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, सब लोगों को जो है वो कुछ अपनी फैसिलिटीज, अपने पैकेजेस, अपने एनवायरनमेंट बताकर उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि उसमें सबसे बेहतरीन बंदे को कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो सिलेक्शन का पार्ट होता है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले हम रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं। ये है कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट सूटेबल कैंडिडेट्स टू क्रिएट अ पूल। तो रिक्रूटमेंट के अंदर जो है सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई से क्या मुराद है? आइडेंटिफाई से मुराद है कि हम जिन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बुलाना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें फाइंड करना होगा। फाइंड करने से क्या मुराद है, वो कहाँ पर अवेलेबल है। किसी यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, किस यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, मार्केट में अवेलेबल है, या वो लाहौर में है, कराची में है, दुबई में है, यूएसए में है, कहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर आपको पता हो कि जी आप न्यूज में ऐड देंगे, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर का जो ऐड है वो कौन से न्यूज़पेपर में देंगे, किस टाइम में देंगे, लोग पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, ये सारी चीजें तो आपको देखनी पड़ेंगी। उसके बगैर जो है वो आप न्यूज़पेपर में ऐड देंगे तो वो बेकार जाएगा। तो इसलिए आपको मार्केट आइडेंटिफाई करने, फर्स्ट करो डॉन कराची में आपने छापना है, पता नहीं, अब ये देखना पड़ेगा वो डॉन लाहौर में भी जाता है या नहीं जाता, मुल्तान में भी जाता है या नहीं जाता। अगर आपकी मार्केट मुल्तान लाहौर में बैठी हुई है और आपने पैसे लगाकर सिर्फ कराची में पब्लिश करा दिया, तो आपकी मार्केट तक वो एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपके पास वो प्रॉपर बंदों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जो पूल होगा वो प्रॉपर नहीं क्रिएट होगा। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई। नंबर 1 तो आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके बाद आपने उन्हें अट्रैक्ट करना है, लेकिन इट शुड बी सूटेबल। वैसे तो हजारों की तादाद में एप्लीकेंट्स जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें सूटेबल की तादाद बहुत कम होती है। लोग क्राइटेरिया को मीट ही नहीं करते, उसके बावजूद भी वो अप्लाई कर रहे होते हैं। या तो वो बहुत ओवर क्वालिफाइड होते हैं या वो उनके पास वो स्किल्स ही नहीं होती जिसके लिए वो पोजीशन अवेलेबल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अप्लाई कर देते हैं ताकि हो सकता है कि जी उन्हें कोई बंदा ना मिले तो हमें सेलेक्ट कर ले या हमारी कोई बात उनको अच्छी लग जाए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है वो अपनी सीवीज जो फारिग बैठा होता है कहीं ना कहीं भेज ही देता है। उसकी वजह से सूटेबल कैंडिडेट्स की बजाय नॉट सूटेबल कैंडिडेट्स जो है उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो ये याद रखो कि रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल अलग है हायरिंग से, बिल्कुल अलग है सिलेक्शन से।
रिक्रूटमेंट के अंदर हम सिर्फ लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें अट्रैक्ट करके एक पूल जमा कर लेते हैं। पर इसको हमारे पास 1000 सीवी जमा हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड होता है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है, जब आप रिक्वेजिशन रिसीव कर लेते हैं अपने लोगों से, डिपार्टमेंट से, उसके बाद जब आप उसकी प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद जब आप उसको इनिशिएट करते हैं, कहीं ऐड देते हैं और उसके बाद वो सीवी रिसीव करते हैं, जब आपके पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, जब पूल बन जाता है, तो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड हो जाता है। फिर उसके बाद जो है प्रोसेस जो शुरू होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का प्रोसेस रिक्रूटमेंट के बाद होता है, इसलिए इसे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहते हैं। तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखिए आपको ये 1 2 3 4 5 लोग नजर आ रहे हैं और हर एक ने अपने आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक तरीके से जो है पोर्ट्रे किया हुआ है ताकि वो बंदा हायर हो। तो जो सेलेक्ट करने वाला है उसने इन 5 में से किसी एक को सेलेक्ट किया, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही खूबसूरत लड़की को इसने सेलेक्ट किया। बाकी लोगों ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन उसने जो है इन 5 में से ये देखें, इसको एक को जो कि बहुत ही सूटेबल था उस पूल में, 5 लोगों के पूल में, उसको उन्होंने सेलेक्ट किया। अब ये सिलेक्शन के प्रोसेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप सीवी शॉर्ट लिस्टिंग भी इसी में आता है, इसके अंदर टेस्ट जो लेते हैं वो भी इसी में आता है, जो इंटरव्यू आप लेते हैं वो भी इसी में आता है। तो ये सिलेक्शन का एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसके थ्रू जो है आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड सिलेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। अगर कोई आपसे पूछे कि रिक्रूटमेंट क्या होती है और सिलेक्शन क्या होती है, तो आपको उसका डिफरेंस बहुत क्लियरली मालूम होना चाहिए। तो कौन मुझे बताएगा कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है? जी सैयदा क्या है जी, उम्मे अबीहा, सैयदा उम्मे अबीहा, जरा बताइए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि सूटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। ठीक है। कोई अपना सैलरी पैकेज दिखा के या जो उस क्राइटेरिया से मीट कर रहे हो उन लोगों को एक जगह पर जो है वो अवेलेबल जमा करना। और सिलेक्शन का मतलब होता है कि पूरे टेस्ट उनको उनकी स्किल्स वगैरह चेक करने के बाद जो सबसे बेस्ट हो, आपको लगे कि आपके क्राइटेरिया से सबसे ज़्यादा मीट कर रहा है, उसको सिलेक्ट करना। ओके ठीक है, गुड जी। और कोई? Selection is the last process of recruitment. सिलेक्शन इज द लास्ट प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। लास्ट प्रोसेस में तो और भी चीजें होती है, ऑन बोर्डिंग भी होता है। जी और कोई? सर ये बिल्कुल सही बोला है अभी जुबैर ने कि रिक्रूटमेंट के बाद ही सिलेक्शन होती है, क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल 5 बंदों का करते हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, उसके बाद आप किसी एक को सेलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल, रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन आती है, ये बात तो कंफर्म है। लेकिन एंड प्रोसेस नहीं है इसका जो है, इसके अंदर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्ट करते हैं, फिर ऑन बोर्डिंग भी होता है। खैर, तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है ये टोटली डिफरेंट है। अप टू द क्रिएशन ऑफ द पूल इट्स अ रिक्रूटमेंट। आफ्टर क्रिएशन ऑफ द पूल चूजिंग द बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स, दैट्स कॉल्ड द सिलेक्शन। अब उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर और प्रोसेसेस होते हैं वो एक आगे हम पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट में कौन से सोर्सेज हम इस्तेमाल करते हैं, या भी आगे चल के हम इस पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन में क्या प्रोसेस होता है, क्या टेस्ट किए जाते हैं, क्या उसमें जो है कौन से इंटरव्यू होते हैं, किस टाइप के इंटरव्यू लिए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आगे चल के इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है ये यार क्या नाम है आपका? फराज, आप अटेंडेंस ले लोगे इनकी? सर अभी? हाँ, क्योंकि चलो 10 ठीक। मिनट रह गए क्लास खत्म होने में, उसके बाद फिर नमाज ब्रेक करेंगे और फिर आखिरी जी क्लास होगी, आखिरी सेशन होगा। ठीक है सर, मैं नाम लेता हूँ स्टूडेंट्स के, और काइंडली अपना नाम जो है चैट के अंदर आप आईडी के साथ मेंशन कर देना सारे। तो आप लोगों को साथ साथ बताते रहेंगे ना, यस सर करते रहेंगे, ये यस कर दें। सर चलें ठीक है सर, ऐसे तो कर ज्यादा आसान होगा ना, फिर आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे किसने लिखा किसने नहीं लिखा। चलें ठीक है। नौशीन खान, नौशीन खान 1083। नौशीन अवेलेबल नहीं दानियाल है, आगे बढ़े। दानियाल खान प्रेजेंट।
सुनहरा शेख, सुनहरा शेख, गुलाम फरीद, प्रेजेंट, सैयद अली जैदी, 10358 सैयद अली जैदी, उनका मैसेज आया है, उनका वो प्रेजेंट है, माइक। उमर अली सांगी, 10, अनवारुल हसन, प्रेजेंट, मोहम्मद तबहर अजीम, मोहम्मद तबहर अजीम 10435, ये था तो सही। हमजा राव, देख लो कोई अगर आपको याद हो तो उसको आगे 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 सर आगे। जी 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 सर, जो मैं देखे हैं उनका मैं कर देता हूँ। जी ओके, हमजा राउफ 10436, हमजा राउफ 10436, मोहम्मद जिशान शेख, मोहम्मद जिशान शेख, यस, नूरतीब, नूरतीब, मोहम्मद जवाद खान, यस, फहद अहमद, यस, शेख अब्दुल रहमान, प्रेजेंट, शेख वारिस हुसैन, शाला अली, Present. उस्मान लाइक, प्रेजेंट, फराजुद्दीन खान, प्रेजेंट, मोहम्मद रबी इजाज, प्रेजेंट, अरसलान हुसैन, प्रेजेंट, अरसलान, शाहजैन, प्रेजेंट, असदुल्लाह खसनी, प्रेजेंट, मोहम्मद तलहा शेख, मोहम्मद तलहा 10728, जुबैर बख्तियार, प्रेजेंट, 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 ओके ओके, अरुसा आमिर, Present. हुसैन सत्ती 10842, हुसैन सत्ती, कामरान यूनस, प्रेजेंट, Faraz, I'm present. Nausheen here. ओके, तथीर जहरा 10850, मोहम्मद साद, प्रेजेंट, मोहम्मद बिलाल चौहान, प्रेजेंट सर। रिजवान अकरम, प्रेजेंट, रिदा बाबर, Present. इकरा हसन, Present. सैयदा उम्मे अबीहा, Present. मोहम्मद सुमैर एहसन, प्रेजेंट, निगत सीमा, Present. अमान सईद, Present. सादिया बतूल, सादिया बतूल, सानिया अमजद, Present. हिरा जावेद, प्रेजेंट। सनम अमीर अली, सनम आवाज आ अमीर रही अली, है मेरी? जी 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 फरा- लगा दिए, जी जी जी, सनम अमीर अली, मोहम्मद इखलास सिद्दीकी, मोहम्मद इखलास सिद्दीकी 11387, मोहम्मद उमैर अरशद, यस, इमरान आसिफ आरिफ, गुलाम सकीना, गुलाम सकीना 11426, कुरतुलैन रियाद 11440, शी इज प्रेजेंट, उनका माइक वर्क नहीं कर रहा। ओके, मोहम्मद अली, प्रेजेंट, मोहम्मद बिलाल याकूब, प्रेजेंट, मलिक शावेज, मलिक शावेज, ओके, अम्मार सलीम अजीजी, ओके सर। एक मिनट में जो एब्सेंट है उनके नाम एक बार फिर से कॉल कर रहा हूँ। सुनहरा शेख, हमजा रऊफ, हुसैन सत्ती,
मोहम्मद इखलास सिद्दीकी, गुलाम सकीना, हसनैन प्रेजेंट है। क्लास ने मैसेज भी किया हुआ है। किसने? क्लास प्रेजेंट है, इखलास प्रेजेंट है। ओके ओके ओके। गुलाम सकीना, गुलाम सकीना भी प्रेजेंट है, वो थोड़ा अभी डिस्कनेक्ट हुए हैं। ओके हसनैन भी प्रेजेंट है। ठीक ठीक है सर। ओके अटेंडेंस हो गई फराज आपकी? सर 136 फराज अटेंडेंस हो गई आपकी? जी सर। फराज कौन कौन एब्सेंट अगर एक बार दोबारा बता दो। सर हुसैन सत्ती हाँ और हमजा रऊफ, ठीक है। प्रेजेंट है। हमजा सुनैरा रऊफ शेख। मौजूद है, हमजा रऊफ मौजूद है। हमजा रऊफ मौजूद है। ओके फराज मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ एक रही है सेकंड। हमजा। जी 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 ओके सर, मैं फराज प्रेजेंट हूँ। ये हसनैन सादी टॉर्चर हो प्रेजेंट रही है है। काफी, जो है ना, बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे तो। ओके ओके हमजा लगा दिया। सुनैरा शेख और हुसैन सत्ती आ रहे हैं मेरे पास। बस दो हुसैन लोग। सत्ती प्रेजेंट है। फराज हुसैन नहीं है, वो हसनैन सत्ती। हसनैन सत्ती सॉरी। हाँ वो प्रेजेंट है। हसनैन का ओके मैसेज मैसेज किया हुआ उसने, प्रेजेंट है। ओके 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 ओके। और कौन रह गया? सर सुनैरा शेख। सुनैरा शेख और मेरे ख्याल में एक तो एब्सेंट है। 51 टोटल तादाद कितनी है आपके पास? सर 51 की है। 51 की है, तो मुझे मिलाकर 51 ही स्टूडेंट थे टोटल। इसका मतलब यह है कि एक कोई एब्सेंट था, तो वो वही होगी। जी ठीक है जी। तो कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ लें। हम जो है वो एक स्लाइड है, इस पे भी कोई शायद वो है। हाँ ये है जी। सीईओ पेप्सी है। Today's marketplace is incredible competitive in every industry around the globe. The difference between success and failure is the talent. ठीक है जी। तो टैलेंट जो है वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सी कंपनी जो है कामयाब होगी और कौन सी कंपनी जो है वो फेल होगी। ये सब डिपेंड करता है आपके ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, आपके टैलेंट के ऊपर, आपके पास जो ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस वक्त टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एसेट्स या दूसरे जो भी एसेट्स है उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है दैट इज द टैलेंट। जिस कंपनी के पास अच्छा टैलेंट होगा वही कामयाब होगी, और जिसके पास अच्छा टैलेंट नहीं होगा वो कामयाब नहीं होगी दुनिया के अंदर कंपनी। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं होगा तो फिर जो है अभी हम नमाज ब्रेक करेंगे। मेरे पास 40 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट का ये नमाज ब्रेक होगा। 55 पे हम दोबारा क्लास को स्टार्ट करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर जो है मुझसे पूछ लें। ठीक है भाई, तो अभी आप जा सकते हैं, और हम इंशाल्लाह 15 मिनट बाद जो है